हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों का आज की क्लास का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। ओके। तो इसका दोस्तों हम लोगों का 4 विकल्प दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला विकल्प जो कह रहा है कि 65 वर्ष, बी कह रहा है 62 वर्ष, सी कह रहा है 61 वर्ष और डी 58 वर्ष। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा 62 वर्ष। ओके। अगर दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जज के अगर सेवानिवृत्ति की दोस्तों अधिकतम जो उम्र सीमा है उसकी दोस्तों बात करें तो वो है 65। ओके। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। यानी कि जो भत्ते हैं या वेतन वो किस निधि द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि के द्वारा, या बी कह रहा है भारत की संचित निधि, या सी कह रहा है भारत की लोक लेखा निधि, या डी कह रहा है संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी होगा भारत की संचित निधि के द्वारा। जो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनका वेतन और भत्ते दोस्तों किस निधि के से दिए जाते हैं तो भारत की संचित निधि के द्वारा। ओके। और दोस्तों भारत की जो संचित निधि इसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो भी इसी से, राज्यसभा के जो सभापति हैं या उपसभापति हों, या हम लोग के लोकसभा के जो स्पीकर हैं या उपाध्यक्ष हों, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज, और दोस्तों नियंत्रक महालेखा है, इन सारे के सारे लोगों के दोस्तों वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि के द्वारा ही दिए जाते हैं। ओके। और दोस्तों जो भारत सरकार के ऋण भार वगैरह वो भी दोस्तों इसी संचित निधि के द्वारा ही चुकाए जाते हैं। ओके। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है अन्ना चंडी, बी कह रहा है कार्नेलिया सोराबजी, और सी कह रहा है दुर्गा बनर्जी, और डी कह रहा है लीला सेठ। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा अन्ना चांडी। ओके। ये दोस्तों भारत की पहली महिला जज हैं। ओके। और दोस्तों ये दोस्तों 1900 हम लोगों का 1937 में ये दोस्तों क्या है बनी। और ये दोस्तों जिला अदालत यानी कि हम लोग ये कहाँ पर बनी तो दोस्तों ये है हम लोगों का आपका केरल। ओके। केरल राज्य में। तो अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। यानी कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर। तो इसमें से जो पहली प्रथम महिला है तो इसमें से ऑप्शन ए कह रहा है अन्ना चंडी, बी ऑप्शन कह रहा है कार्नेलिया सोराबजी, और सी कह रहा है दुर्गा या दुर्गा बनर्जी, और डी कह रहा है लीला सेठ। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा लीला सेठ। ओके। ये दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी रही। ओके। और ये दोस्तों अगर ये जो हम लोग का मुख्य न्यायाधीश है किसी उच्च न्यायालय में तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ओके। और दोस्तों एक बात इनके बारे में और है कि लंदन में जो बार परीक्षा हुई उसमें दोस्तों फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली भी दोस्तों ये पहली महिला हैं। ओके। तो अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है अधिकार परीक्षा, या बी कह रहा है परमादेश व प्रतिषेध, और सी कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, या डी कह रहा है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। ओके। ये दोस्तों इस सारे के सारे ये रिट होते हैं, यानी कि हम लोग रिट का दोस्तों मीनिंग अगर हम बात करें तो आखिरी आदेश। ओके। इसमें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों
आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों जो हम लोगों का उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट, तो वो दोस्तों 226 आर्टिकल के तहत दोस्तों रिट जारी करते हैं। ओके, मौलिक अधिकार, जब भी किसी सिटीजन के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए। ओके, और दोस्तों रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दोस्तों हम लोगों के 5 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसके बाद परमादेश, इसके बाद उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख और अधिकार प्रेक्षा। ओके, तो अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला दोस्तों कह रहा है कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई, तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर जो हो, पहले तो दोस्तों ऑप्शन कह रहा है 1862, और बी दोस्तों कह रहा है 1866, और सी कह रहा है 1884, और डी कह रहा है 1948। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन ए 1862। ओके, तो दोस्तों क्या कि ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित हुआ, यानी कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ओके, तो इसके तहत दोस्तों ये 3 जो हम लोग के उच्च न्यायालय हैं इनकी दोस्तों स्थापना 1862 में की गई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोग का ये दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने की बात है। तो अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं, किस उच्च न्यायालय की। तो इसमें तो हम लोग कह रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय, बी कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, और डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसमें तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों कि किसकी सबसे ज़्यादा अस्थायी खंडपीठ है, तो वो दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि ये दोस्तों ये असम का। ओके, इसमें दोस्तों अगर हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, मिजोरम, और ये सारे के सारे राज्य दोस्तों इनका दोस्तों क्या है, ये अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। ओके, और इसकी दोस्तों अगर हम लोग शाखा की बात करें तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, और इसकी स्थापना की दोस्तों अगर बात करें तो स्थापना दोस्तों इसकी है 1900 हम लोगों की 48 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का या राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है लक्षद्वीप, बी दोस्तों कह रहा है चंडीगढ़, सी कह रहा है दिल्ली, और डी ऑप्शन कह रहा है पुडुचेरी। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है किस संघ शासित राज्य का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, तो वो दोस्तों हम लोग का विकल्प हो जाएगा करेक्ट दिल्ली। ओके, दिल्ली का दोस्तों खुद का अपना उच्च न्यायालय है। ओके, और दोस्तों अगर दोस्तों हम इसकी स्थापना की बात करें तो 61 अक्टूबर 1900 यानी कि 1966 में दोस्तों क्या है इसकी स्थापना करी गई थी। कब दोस्तों 1966 में। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसमें तो हम लोग का ऑप्शन कह रहा है सिक्किम, बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, और सी उड़ीसा, और डी कह रहा है नागालैंड। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो खुद का जो स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है तो वो दोस्तों राज्य हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। ओके, नागालैंड का दोस्तों खुद का न्यायालय नहीं है। ओके, जो कि दोस्तों ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है यानी कि जो असम में तो उसमें दोस्तों ये उसके अधिकार क्षेत्र में ये नागालैंड हम लोगों का आता है। ओके, यानी कि इसका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। ओके, इसमें से ऑप्शन ए कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, या बी कह रहा है पटना उच्च न्यायालय, या सी कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय, और डी कर्नाटका उच्च न्यायालय। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ओके, इसमें दोस्तों एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय इसमें हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 में, या 1917 में, या 1918, या 1921। ओके, तो इसमें दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1916 में। उसकी स्थापना दोस्तों
3 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, या बी कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, या सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या डी बम्बई उच्च न्यायालय। ओके, तो इसमें दोस्तों जो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ओके, इसमें दोस्तों अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना वर्ष है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 1866 में इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, और दोस्तों इसके अगर खंड की पीठ की बात करें तो लखनऊ इसका हम लोग का खंडपीठ हो जाएगा। ओके, और दोस्तों इसमें जो जजेज हैं वो 160 जजेज को लेकर दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हो जाता है। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों 13वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? तो विकल्प के आंसर दोस्तों बताना है कि ए कह रहा है कर्नाटका व आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है गुजरात व उड़ीसा, सी कह रहा है महाराष्ट्र व गोवा, डी कह रहा है मध्य प्रदेश व राजस्थान। ओके, तो इसका दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कि साझा उच्च न्यायालय किनका है, तो दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। यानी कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये साझा नहीं है, गुजरात उड़ीसा ये साझा नहीं है, और हम लोग का मध्य प्रदेश और राजस्थान ये भी साझा नहीं है। ओके, यानी कि हम लोग का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी महाराष्ट्र व गोवा। ओके, अगर दोस्तों हम लोग इस की स्थापना अगर की बात करें दोस्तों तो 14 अगस्त 1862 में दोस्तों क्या है इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र, यानी कि बम्बई हाई कोर्ट जो है ये दोस्तों यहीं पे आता है। ओके, यानी कि दोस्तों ये जो महाराष्ट्र व गोवा है दोस्तों ये हम लोग का बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, और इसमें से एक नया राज्य भी जो दोनों को मिला के बन गया दोस्तों, तो दमन दीव और जो दादरा नगर हवेली है वो भी दोस्तों इसी बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, और सी कह रहा है मद्रास उच्च न्यायालय, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें दोस्तों जो इसका दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ओके, इसमें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का जो अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो दोस्तों कह रहा है कि अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यानी कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है मद्रास उच्च न्यायालय, या बी कह रहा है बम्बई उच्च न्यायालय, या सी कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, या डी केरल उच्च न्यायालय। ओके, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा केरल उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप संघ शासित दोस्तों प्रदेश है वो दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, अगर दोस्तों हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ओके, नैनीताल में, या बी कह रहा है देहरादून, या सी कह रहा है मसूरी, या डी कह रहा है हरिद्वार। ओके, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा नैनीताल में। ओके, और दोस्तों स्थापना वर्ष दोस्तों अगर इसकी बात करें तो 9 नवंबर 2000 में इसकी दोस्तों क्या है स्थापना या फाउंडेशन इसकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रखी गई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है ए दुमका, बी जमशेदपुर, और सी कह रहा है रांची, और डी कह रहा है हजारीबाग। ओके, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों रांची में की गई थी। ओके, और दोस्तों इसका भी स्थापना वर्ष सन 2000 है। ओके, जब दोस्तों बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ उसी के दौरान दोस्तों क्या है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना या फाउंडेशन रखी गई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए दोस्तों कह रहा है भोपाल, बी ऑप्शन कह रहा है इंदौर, और सी कह रहा है ग्वालियर, और डी कह रहा है जबलपुर।
तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। ओके। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1936 को दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की फाउंडेशन रखी गई थी। ओके। यानी कि जो भारत अधिनियम 1935 था उसी के दौरान। ओके। और दोस्तों ये पहले दोस्तों क्या था, ये पहले तो नागपुर में था, लेकिन जब 1956 में दोबारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बाद दोस्तों ये क्या है, जबलपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके। और दोस्तों इसकी अगर खंडपीठ की बात करें तो इसकी दोस्तों 2 खंडपीठ हैं, एक दोस्तों आपका ग्वालियर में है और दूसरी दोस्तों क्या है, इंदौर में है। ओके। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों कह रहा है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कोट्टम, और बी कह रहा है कोच्चि, और सी कह रहा है एर्नाकुलम, और डी त्रिवेंद्रम। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एर्नाकुलम। ओके। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। और इसकी अगर दोस्तों फाउंडेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी। ओके। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है कैसे। तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, या बी कह रहा है संसद द्वारा कानून बनाकर, या सी कह रहा है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या डी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ओके। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए जो एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों अगर करनी है तो दोस्तों संसद में हम लोगों को कानून बनाना पड़ेगा। ओके। और दोस्तों इसके लिए जो आर्टिकल 2014 यानी कि 214 से 237 तक इसके बारे में जो प्रावधान दिए हैं। ओके। तो अगर जो इसका जो प्रावधान यानी कि संसद के द्वारा जो बनाना है हम लोगों का उच्च न्यायालय के लिए, तो उसमें दोस्तों 231 आर्टिकल है अनुच्छेद 231 के तहत, तो इसमें दोस्तों ये कार्य कर सकते हैं। ओके। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी कह रहा है संसद, सी कह रहा है राज्यपाल, और डी कह रहा है राज्य विधान मंडल। ओके। तो इसमें दोस्तों जो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो भी दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन बी होगा, संसद। ये भी दोस्तों इसका भी दोस्तों संसद के पास इसका क्षेत्राधिकार है। ओके। अब दोस्तों हम लोगों का 22वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ओके। इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी कह रहा है राज्यपाल, और सी कह रहा है राज्य सरकार, और डी कह रहा है उच्चतम न्यायालय। ओके। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके। यानी कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सलाह पर, और अगर जरूरत पड़ती है तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं या उस संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर। ओके। और अगर इसकी आवश्यकता नहीं समझते तो दोस्तों बिना सलाह लिए बिना भी यानी कि बिना परामर्श के भी ये राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। ओके। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगला दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ओके। ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या बी कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या सी राज्यपाल, या डी राष्ट्रपति। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, राज्यपाल। ओके। तो दोस्तों आर्टिकल 219 के अनुसार या उसके तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दोस्तों क्या है, गोपनीयता और पद की उसकी शपथ क्या है, दिलवाते हैं। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, बी कह रहा है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या अपने राज्य के राज्यपाल को। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति को। यानी कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का दोस्तों कह रहा है कि उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ओके, तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, या बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, या सी कह रहा है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। ओके, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, तो दोस्तों ये एक विशेष बहुमत दोस्तों पारित करना पड़ता संसद में, यानी कि 2/3 बहुमत से, जो प्रेसिडेंट जो वहाँ के उपस्थित सदस्य होते हैं, तो दोस्तों ये, और इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा ए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो उच्च न्यायालय और खंडपीठ की बात की गई, तो हमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दोस्तों इसमें दोस्तों कह रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का दोस्तों बेंगलोर, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, या सी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, या केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। ओके, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल। ओके, यानी कि भोपाल इसकी खंडपीठ नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ की अगर बात करें तो वो है जबलपुर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ओके, यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे तब, या वित्तीय आपातकाल में, या सी कह रहा है यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, या किसी भी काल में नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वित्तीय आपातकाल में। ओके, इसके अलावा दोस्तों इनके वेतन में कभी भी कमी नहीं की जा सकती। अगर वित्तीय आपात की दोस्तों अगर बात आती है तब दोस्तों ये काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, या बी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा, या सी कह रहा है राज्य के मुख्य राज्यपाल द्वारा, या डी कह रहा है उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। ओके, तो दोस्तों इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, किसी के द्वारा भी नहीं। जो दोस्तों अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दे दिया तो दोस्तों किसी के द्वारा भी वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बदला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है वो दोस्तों कह रहा है कि किसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए संसद, और बी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, या सी कह रहा है उच्चतम न्यायालय, या डी कह रहा है महान्यायवादी। ओके, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, उच्चतम न्यायालय। ओके, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ओके, तो इसमें तो हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता उच्च न्यायालय, और दोस्तों बी कह रहा है बम्बई उच्च न्यायालय, और सी कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और डी मद्रास उच्च न्यायालय। ओके, तो ये दोस्तों कह रहा है इसका दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो वो दोस्तों ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ओके, यानी कि दोस्तों जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, और जो मद्रास, ये तीनों दोस्तों हम लोगों के 1862 में ही बनाए गए थे। ओके, लेकिन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो फाउंडेशन रखी गई वो कोलकाता उच्च न्यायालय की ही रखी गई। ओके, और दोस्तों ये तीनों की तीनों दोस्तों हम लोगों के जो उच्च न्यायालय हैं ये दोस्तों जो 1861 में दोस्तों एक एक्ट पारित हुआ, भारत अधिनियम उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ओके, उसके तहत दोस्तों ये कब दोस्तों इसकी फाउंडेशन लगी गई, तो 1862 में। ओके, और दोस्तों जो हम लोग का इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसकी दोस्तों फाउंडेशन हम लोग की रखी गई थी 1869 में। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।